वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोअल्केन्स, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलोअल्केन्स कंप्लीट किया था। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोअरीन्स। मतलब हम लोग सीखेंगे कि हेलोअरीन्स को हम लोग कितने तरीके से बना सकते हैं। आई होप आपको पीछे के लेक्चर्स याद होंगे और आप लोगों ने रिवीजन भी किया होगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। तो हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों को जब भी हेलोअल्केन बनाना होता था तो सबसे पहला प्रिपरेशन जो मैंने बताया था वो बताया था अल्कोहल के साथ। आई होप आपको वो याद होगा कि अगर हम लोग ROH लेते थे तो इसके अलग अलग रिएक्शन पड़े थे। जनरल रिएक्शन था एक, अगर आपको याद होगा HX के साथ, तो ये क्या करता था, यहाँ से RX में कन्वर्ट कर देता, मतलब OH को रिप्लेस करके X आ सकता था। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि हेलोअरीन्स को हम लोग अल्कोहल की मदद से बना नहीं सकते। क्यों भाई? तो उसका रीज़न होगा। तो ऐसे रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन बोर्ड में और कई बार नीट के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं कि आखिर ऐसा क्या रीज़न है कि हम लोग हेलोअरीन्स को फिनॉल से नहीं बना सकते। क्योंकि फिनॉल में भी क्या है, बेंजीन पे OH लगा है और अल्कोहल में क्या लगा होता है, OH। तो हम लोग क्या कर सकते थे कि अल्कोहल्स आर कन्वर्टेड to respective alkyl halide by the reaction with a variety of reagent। अलग अलग रिएजेंट यूज करते थे। आपको याद होगा PCl5, SOCl2, PCl3, रेड फॉस्फोरस प्लस X2। आई होप आपको ये सब याद होंगे। तो इससे क्या होता था कि रिप्लेस हो जाता था OH ग्रुप अल्कोहल से और क्या जुड़ जाता था, हेलोजन एटम। लेकिन अगर हम लोग हेलोअरीन्स अगर बनाना चाहें तो उसके लिए हम लोग क्या चाहिए, हेलोअरीन्स कब बोलेंगे, जब बेंजीन पे हेलोजन जोड़ना होगा आपको। तो बेंजीन पे अगर हेलोजन जोड़ना है आपको यहाँ पे, तो इस बेंजीन तो लाना पड़ेगा। तो ऐसे कंपाउंड्स अल्कोहल भी कब आएंगे, जब बेंजीन पे क्या लगाओ, OH। तो उसको तो हम लोग फिनॉल बोलते हैं। तो क्या देख रहे हैं कि अगर हम लोग फिनॉल की बात करें तो उसमें क्या है, OH ग्रुप है। लेकिन इस OH ग्रुप को हम लोग आसानी से रिप्लेस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसमें क्या हो रहा होता है, रेजोनेंस। फिनॉल में OH का पास जो लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास, वो तो रेजोनेंस में जाएगा, कॉन्जुगेशन में जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाता है। और अगर पार्शियल डबल बॉन्ड बन गया तो बताइए बॉन्ड स्ट्रेंथ पहले से क्या हो गया, मजबूत हो गया है। तो क्या उस OH को यहाँ से निकालना, सब्स्टिट्यूट कराना आसान होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं आसान होगा। आपको हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर लगाना पड़ेगा तभी जाके ये निकल पाएगा। तो क्या ये नॉर्मल कंडीशंस में निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। इस वजह से हम लोग क्या बोलते हैं कि फिनॉल से हम लोग इजीली यहाँ पर रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस होता है और रेजोनेंस होने की वजह से आपके पास यहाँ क्या बनता है, पार्शियल डबल बॉन्ड बनने लगता है। और इस पार्शियल डबल बॉन्ड बनने की वजह से क्या हो जाता है, यहाँ पर हम लोग सब्स्टिट्यूशन करा नहीं सकते। मतलब फिनॉल का यूज़ करके हम लोग फिनॉल से हेलोअरीन्स मतलब क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन बना नहीं सकते हैं डायरेक्ट। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। तो ये आपको अगर एग्ज़ाम में आता है तो आपको ये पूरा पॉइंट जो लिखा है मैंने, ये आपको लिखना पड़ेगा, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे बोर्ड में। तो आई होप आपको बात समझ में आई होगी कि अगर आपसे पूछे क्वेश्चन में कि क्या हम लोग फिनॉल से डायरेक्ट बना सकते हैं, तो फिनॉल से डायरेक्ट हेलोअरीन्स नहीं बना सकते हैं। क्योंकि फिनॉल का जो OH है, ऑक्सीजन एटम है, उसका लोन पेयर बेंजीन के कार्बन के साथ किस में जाएगा, कॉन्जुगेशन में। और कॉन्जुगेशन में जाने की वजह से क्या बन जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और इस वजह से हम लोग उसको इजीली वहां से रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। आई होप आप समझ में आपके आ गया होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं फिर कि कैसे बनाएंगे फिर। तो सबसे पहला जो मेथड है वो है बाय डायरेक्ट हेलोजिनेशन। डायरेक्ट हेलोजिनेशन मतलब डायरेक्ट हेलोजिनेशन करवाते हैं हम लोग। ये रिएक्शन मैंने GOC में पढ़ा रखा है। जितने लोगों ने पढ़ा होगा उनको पता होगा कि हेलोजिनेशन कैसे करवाया था। आपको याद होगा मैंने एक रिएक्शन पढ़ाई थी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हालांकि मैं यहाँ पर वापस से एक रिकैप कर रहा हूँ छोटा सा, ताकि आपको चीज़ें समझ में वापस से आ जाएँ और जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको भी क्लियर हो जाए। तो भाई डायरेक्ट हेलोजिनेशन का मतलब ये है कि अगर हम लोग बेंजीन में क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन कराना चाहते हैं तो आपको क्या लेना होगा, आपको लेना होगा लेविस एसिड। क्या लेना पड़ेगा, लेविस एसिड। और जो हेलोअरीन्स बनाना है वैसा करस्पॉन्डिंग आपको लेविस एसिड लेना पड़ेगा और साथ में वहाँ पर हेलोजन एटम लेना पड़ेगा। मतलब बेंजीन में अगर आपको क्लोरीन जोड़ना है तो हम लोग क्या लगाएंगे, Cl2, और उसके हिसाब से उसके करस्पॉन्डिंग क्या लगाएंगे, हम लोग लेविस एसिड लगाएंगे। FeCl3, AlCl3, ZnCl2, ये सब के सब क्या होते हैं, लेविस एसिड है। तो क्या होगा,
यहाँ पर क्या होगा कि जो रिएक्शन है ये Cl आके यहाँ पर जुड़ जाएगा। अब कैसे जुड़ेगा मैं बताऊंगा आपको मैकेनिज्म, हालांकि ये पहले भी बता रखा है मैंने। तो अगर आप देखें ये दूसरा रिएक्शन है, सेम टू सेम वैसा ही होगा कि बेंजीन है, उसमें क्या लगाया Br2, कैसा है, कोल्ड है और डार्क है, और साथ में क्या लिया हम लोगों ने, लेविस एसिड। लेविस एसिड कैसे लेंगे, तो ZnBr2 यूज़ कर सकते हैं हम लोग, AlBr3 यूज़ कर सकते हैं हम लोग, इस तरीके से यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो क्या होगा, जैसे हम लोग लेविस एसिड लेंगे तो यहाँ ब्रोमीन लिया था तो यहाँ कौन जुड़ जाएगा, ब्रोमीन जुड़ जाएगा। अब दिमाग में आता है कि ये हुआ कैसे। ये तो नॉर्मल कॉन्सेप्ट हो गया, किस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि अगर आपके पास लेविस एसिड है और क्लोरीन है और वैसा कोरस्पॉन्डिंग एसिड है तो Cl जुड़ जाएगा बेंजीन पे। अगर ब्रोमीन है तो कौन जुड़ जाएगा, ब्रोमीन जुड़ जाएगा। लेकिन क्या होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड होना चाहिए, और सिस्टम कैसा होना चाहिए, कोल्ड और डार्क। हालांकि ये हमेशा लिखा हुआ नहीं होता है, अगर आपके पास सिर्फ ये हैलोजन और लेविस एसिड दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट प्रोडक्ट बना सकते हैं। आते हैं इसके मैकेनिज्म पे, जो कि पहले भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पढ़ा है, मैंने बताया GOC में, तो उनको याद होगा। चलिए देखते हैं आपको याद है या नहीं है। तो अगर हम लोग आगे बढ़े मैकेनिज्म की तरफ, तो मैंने भी बोला कि ये कौन से रिएक्शन पे बेस्ड है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से ही पता चल रहा है कि कौन सब्स्टिट्यूट कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट कर रहा है। मतलब यहाँ से कोई इलेक्ट्रोफाइल आना चाहिए जिस पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, वो आएगा और इस बेंजीन रिंग पे आके जुड़ेगा। अब ये देखना है कि भाई इलेक्ट्रोफाइल इस रिएक्शन में मिला कहाँ से। तो मैंने इस रिएक्शन को कॉमन रिएक्शन बनाने के लिए क्या किया है, यहाँ पर आपको क्या दे दिया कि वहाँ Cl2Br2 लिख रहा था तो मैंने यहाँ ले लिया X2, AlCl3 ले रहा था, AlBr3 ले रहा था तो यहाँ मैंने ले लिया AlX3, X की जगह कुछ भी हो सकता है। अब हुआ क्या कि यहाँ पर जो H था ये H क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया किससे, इस X से। मतलब यहाँ कौन जाके जुड़ रहा है, X जुड़ रहा है, और रिप्लेस कौन हो रहा है, हाइड्रोजन। और X कैसे आया होगा, तो X पॉजिटिव के वे में आया होगा, तभी रिएक्शन का नाम कैसा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आइए देखते हैं मैकेनिज्म कि आखिर ये हुआ कैसे होगा। तो हम लोग जानते हैं कि लेविस एसिड जो है ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल भी है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है, और इसके पास क्या है, लोन पेयर। इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसके पास क्या है, लोन पेयर। तो क्या होगा बताइए, सबको पता है क्या होगा कि भाई ये लोन पेयर जो है ये दान कर देगा इसको। तो जैसे ही लोन पेयर दान करेगा, बताइए इसने इलेक्ट्रॉन दान किया, इससे इलेक्ट्रॉन दूर गए तो इस पे चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ चार्ज कैसा आ गया, X पे पॉजिटिव आ गया। इस मॉलिक्यूल के पास AlX3 के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आए तो चार्ज कैसा हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। तो एक इस तरह का एक यहाँ पर आपको इंटरमीडिएट देखने मिलेगा जिसमें क्या है, X पे पॉजिटिव और AlX3 पे नेगेटिव। अब ये जो है यहाँ पर क्या होगा, स्टेबल तो है नहीं, अनस्टेबल है। तो क्या होगा, क्योंकि ये देख रहे हैं X है, X पे पॉजिटिव चार्ज तो अनस्टेबल होना चाहिए। तो क्या होगा यहाँ पर कि ये यहाँ से ये बॉन्ड तोड़कर निकल जाएगा। तो ये बॉन्ड तोड़कर जैसे ही निकलेगा तो इस X से इलेक्ट्रॉन दूर गए तो इस पे चार्ज कैसा आएगा, X पॉजिटिव। तो हम लोग क्या चाहिए था, इलेक्ट्रोफाइल, और यहाँ से आपका इलेक्ट्रोफाइल टूट के अलग हो गया है। और बचा क्या कि इस पे तो माइनस था ही, चार्ज तो इसका खत्म हुआ ना, लेकिन इस पे तो माइनस है ही। तो ओवरऑल क्या बचा, AlX3 यहाँ है और ये X है, तो क्या बन गया, AlX4 माइनस। आई होप आपको समझ में आया होगा। वापस से अगर देखें तो क्या हुआ कि ये लोन पेयर इसको डोनेट किया, जिसकी वजह से इस पे चार्ज आया। इसको स्टेबल होने के लिए ये क्या कर रहा है, यहाँ से बॉन्ड तोड़ के निकल जा रहा है, जिसकी वजह से इस X पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और ये कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रोफाइल में। अब क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये अटैक करेगा बेंजीन के पाई बॉन्ड पे। यहाँ पर जो है आप अगर देखेंगे कि ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये सब पे तो H ही है ना, यहाँ भी H है, यहाँ भी H है, यहाँ पे भी H है, यहाँ पे भी H है। तो आप कोई भी डबल बॉन्ड पे, पाई बॉन्ड पे अटैक कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ यही वाला H हटा रहा हूँ मैं, कहीं भी कर सकते हैं। समझाने के लिए सिर्फ मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। तो होगा क्या कि जैसे ही ये पाई बॉन्ड क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल जो है पाई बॉन्ड पे अटैक करेगा, तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, और जब पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक पे आएगा पॉजिटिव और एक पे आएगा क्या, नेगेटिव। तो नेगेटिव वाले पे कौन जुड़ेगा, इलेक्ट्रोफाइल, और पॉजिटिव वैसा ही रह जाएगा। तो जब पाई बॉन्ड टूटा तो एक पे कौन जुड़ गया, इलेक्ट्रोफाइल, और दूसरे पे चार्ज कैसा रह गया, पॉजिटिव चार्ज। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब क्या हुआ कि पहले जो मॉलिक्यूल था वो मॉलिक्यूल कैसा है, एरोमेटिक। वो कैसा है, एरोमेटिक कंपाउंड है। ये तो एरोमेटिक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है इसके पास। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये क्या है, एरोमेटिक। लेकिन क्या ये अब एरोमेटिक रहा, नहीं, इसने अपनी एरोमेटिसिटी क्या कर दी, लूज कर दी।
तो क्या ये रिएक्शन बहुत फास्ट होगा? नहीं, बहुत स्लो होगा, जिस वजह से हम लोग क्या बोलेंगे, ये कैसा रिएक्शन है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। ये बहुत स्लो होने की वजह से रिएक्शन कैसा दे रहा है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब क्या होगा कि भाई इसको वापस से अपने एरोमेटिसिटी गेन करनी पड़ेगी, तो क्या करेगा? इसको चाहिए यहाँ पर से वापस से पाई बॉन्ड, तो यहाँ से किसको निकाल देगा? H+ को निकाल देगा, और H+ को निकाल देगा तो यहाँ क्या आ जाएगा? ये जो इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, तो इसकी वजह से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और वापस से एरोमेटिसिटी गेन कर लेगा। तो निकला कौन? H+, मतलब H रिप्लेस हुआ और उसके बदले कौन आ गया? E आ गया, मतलब इलेक्ट्रोफाइल आ गया। अब यहाँ इलेक्ट्रोफाइल कुछ भी हो, यहाँ पर रिएक्शन का मैकेनिज्म सेम होगा। तो यहाँ पर हम लोगों के पास इलेक्ट्रोफाइल क्या था? X, मतलब हेलोजन Cl+ या Br+। तो क्या होगा? यहाँ आसानी से Cl+ या Br+ जाकर जुड़ जाएगा, मतलब X+ जाकर जुड़ जाएगा। X+ कैसे बना था हम लोगों ने पीछे देख लिया, यही X+ आकर यहाँ जुड़ गया और आपको क्या बन गया? फॉर्मेशन हो गया किसका? क्लोरोबेंजीन या फिर ब्रोमोबेंजीन का। और यही H+ क्या करता है? फिर AlX4- से रिएक्शन करता है और वापस से क्या बना देता है? AlX3 और HX, क्योंकि AlX4- फिर टूट जाएगा AlX3 और प्लस X- में, क्योंकि ये तो अनस्टेबल ही है। आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आपको क्या याद रखना है भाई कि अगर हम लोगों को हेलोजिनेशन कराना है तो आपके पास होना क्या चाहिए? लेविस एसिड होने चाहिए, और करस्पॉन्डिंग आपके पास जो हेलोजन जोड़ना है उसी का लेविस एसिड होना चाहिए करस्पॉन्डिंग। बात समझ में आ रहा है? जैसे आपके पास अगर क्लोरीन जोड़ना है तो हम लोग क्या लेंगे? Cl2 + AlCl3 या फिर FeCl3, ऐसा कुछ। ब्रोमीन जोड़ना है तो उसी अकॉर्डिंग उसका लेविस एसिड लेंगे। तो ये तो बात हो गई भाई कि बेंजीन में जब कुछ नहीं था तो जोड़ दिया। लेकिन अगर सोचिए कि बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप जुड़ा हो, बेंजीन के ऊपर क्या जुड़ा हो? ग्रुप जुड़ा हो। हालांकि ये पहले भी मैंने बता रखा है जब हम लोग पढ़ रहे थे डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस GOC में, अगर आपको याद हो तो, कुछ बच्चों को याद होगा, तो वहाँ मैंने बताया था अलग अलग कंडीशंस की कब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, कब मेटा डायरेक्टिंग होता है। यहाँ मैं एक शॉर्ट वे से आपको समझा रहा हूँ ताकि जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको समझ में आ जाए लेक्चर कि भाई कैसे जुड़ रहा है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ क्या आपके पास CH3, और CH3 कैसा ग्रुप होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। और जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है तो चार्ज कहाँ कहाँ आता है? याद होगा आपको, चार्ज आता है ऑर्थो और पैरा पे। और जब डोनेटिंग है तो चार्ज कैसा आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा ना, नेगेटिव चार्ज। तो क्या आएगा? इस जगह पर, इस जगह पर और इस जगह पे, मतलब ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहाँ ज़्यादा होगी इलेक्ट्रोफाइल वहीं जुड़ना चाहेगा ना, क्योंकि उसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो बताइए कहाँ जुड़ना पसंद करेगा? जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? ज़्यादा। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा कहाँ है? ऑर्थो पे और पैरा पे। तो यहाँ मल्टीपल प्रोडक्ट्स बन जाएंगे, एक बार क्लोरीन जुड़ जाएगा ऑर्थो पे और एक बार जुड़ जाएगा पैरा पे। लेकिन अगर कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा होता जो कि विड्रॉइंग होता, जैसे फॉर एग्जांपल इस पे जुड़ा होता NO2 कैसा ग्रुप होता है? विड्रॉइंग। तब ऑर्थो और पैरा पे चार्ज कैसा आता है? पॉजिटिव। और अगर हम लोग इसका देखते तो इस पे डेल्टा पॉजिटिव, इस पे डेल्टा पॉजिटिव, इस पे डेल्टा पॉजिटिव दिखाते हैं अगर हम लोग हाइब्रिड बनाते हैं तो क्या होगा? अब क्या ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ना पसंद करेगा? नहीं भाई। क्यों नहीं जुड़ना पसंद करेगा? क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। तो क्या इलेक्ट्रोफाइल फिर से अटैक करेगा उसी पोजीशन? नहीं। तो उसको दिखेगा कौन सा पोजीशन? उसको सिर्फ एक ही पोजीशन दिखेगी, और वो कौन सी पोजीशन होगी? मेटा पोजीशन। मतलब अगर आपके पास कोई विड्रॉइंग ग्रुप दिया हुआ है तो उस कंडीशन में आपका प्रोडक्ट कैसा बनेगा? मेटा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट होगा। ये सेम ले लिया हम लोगों ने यहाँ से। तो क्या होगा? NO2 पे जो क्लोरीन जुड़ेगा वो कहाँ जाके जुड़ेगा? मेटा पे जाके जुड़ेगा। आई होप आप समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर डोनेटिंग है तो रिंग को करेगा एक्टिवेट, और रिंग को करेगा एक्टिवेट कौन कौन सी पोजीशन पे? ऑर्थो पैरा पे। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं ऐसे ग्रुप को ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। और ये क्या कर रहा है? रिंग को डीएक्टिवेट। तो ऐसे ग्रुप को हम लोग बोलते हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, क्योंकि ये कहाँ जोड़ रहा है? सिर्फ और सिर्फ मेटा पे, क्योंकि ऑर्थो पैरा पे ऑलरेडी चार्ज की डेंसिटी घट गई है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत घट गई है, जिसकी वजह से रिएक्शन वहाँ से ना होकर सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनाएगा, और वो प्रोडक्ट होगा मेटा डायरेक्टिंग। आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए इसी में एक बात का और ध्यान रखें। अक्सर क्या करते हैं स्टूडेंट्स, गलती कर देते हैं, हड़बड़ में गड़बड़ कर देते हैं कि वो सिर्फ देखते हैं अच्छा बेंजीन है, Cl2 है, भाई Cl जोड़ देना है ऑर्थो पैरा पे क्योंकि यहाँ CH3 है। लेकिन ऐसा नहीं, आपको ये भी तो देखना होगा ना कि क्या यहाँ लेविस एसिड है? नहीं है।
और क्या लिख दिया है यहाँ, डार्क नहीं लिखा है, क्या लिख दिया है, एच न्यू लिख दिया है, क्या लिख दिया है, लाइट के प्रेजेंस में लिख दिया है। मतलब ये पिछले वाले मैकेनिज्म को फॉलो नहीं कर सकता, क्योंकि लाइट के प्रेजेंस में तो फ्री रेडिकल बनता है, और फ्री रेडिकल किसका रिएक्शन है, कैरेक्टरिस्टिक अल्केन का। मतलब ये क्लोरीन किसी अल्केन पे जाके जुड़ेगा। बात समझ में आ रहा है मैं कहना चाह रहा हूँ? तो बताइए यहाँ पर कौन है अल्केन वाला पार्ट, CH3, तो कहाँ जाके जुड़ेगा, इस कार्बन पे जाके क्लोरीन जुड़ेगा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू। आई होप आप समझ गए होंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा, यहाँ पे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस लाइट एंड एब्सेंस ऑफ लिविस एसिड। यहाँ पर कोई भी लिविस एसिड नहीं है। उसी तरीके से एक क्वेश्चन दिया है मैंने, ये आप ट्राई करेंगे कि अगर इस क्वेश्चन में मैं Br2 दूँ और H न्यू दूँ तो फिर जो ब्रोमीन जुड़ेगा वो कहाँ जुड़ेगा। इतना तो पक्का आप लोगों के दिमाग में होगा कि यहाँ जुड़ेगा, बेंजीन पे जुड़ नहीं सकता, फ्री रेडिकल नहीं बन रहा है रिंग में। रिंग में तो या तो प्लस आएगा या तो माइनस आएगा। तो क्या होगा, यहाँ से क्या हो रहा है कि ये जब टूटा तो कार्बन इस पे ब्रोमीन जोड़ें या इस पे ब्रोमीन जोड़ें। बहुत आसान है, आप आंसर करेंगे और मैसेज करके बताएंगे अगर आपको बताना हो तो। नेक्स्ट जो प्रिपरेशन है, इसमें दो ही प्रिपरेशन पढ़ने होते हैं हम लोग, एक हैलोजिनेशन और एक डायजोनियम सॉल्ट से। डायजोनियम सॉल्ट वाला प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चंस आए हैं यहाँ से कि भाई डायजोनियम सॉल्ट से हम लोग कैसे बना सकते हैं हैलोअरीन्स। लेकिन डायजोनियम सॉल्ट से हम लोग सब कुछ बना सकते हैं। बेंजीन पे आप कुछ भी जोड़ना चाहे ना, डायजोनियम सॉल्ट बनाओ उससे जोड़ दो। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके नाम में ही सब कुछ छिपा है। इसके नाम में क्या है, डाई मतलब हुआ दो और एजो मतलब होता है नाइट्रोजन। ऐसा सॉल्ट जिसमें N2 है और N2 पे उस पर चार्ज आता है पॉजिटिव, और ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। इसको हम लोग यूनिवर्सल लिविंग ग्रुप मानते हैं। इस वजह से ये आसानी से सब्स्टिट्यूट हो जाता है, N2 निकल जाता है, उसके बदले कोई और आकर जुड़ जाता है। इस वजह से अगर आपको कभी भी बेंजीन पे कुछ बनाना है तो हम लोग इससे आसानी से बना सकते हैं कि पहले डायजोनियम बना लो और डायजोनियम से फिर हम लोग कहाँ बना लो, जो भी कंपाउंड बनाना चाहते हैं बेंजीन पे जोड़कर वो बना सकते हैं। अब दिमाग में क्वेश्चन ये राइज होता है कि भाई डायजोनियम सॉल्ट बनाएंगे कैसे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग लेते हैं 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन, 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन लाइक एनिलीन, और उसका रिएक्शन करवाते हैं नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड मतलब HNO2, जो आपको मिलेगा कहाँ से, NaNO2 प्लस HCl से। और लो टेम्परेचर पर रिएक्शन कराने पर हम लोगों को मिलता है डायजोनियम सॉल्ट। और डायजोनियम सॉल्ट के बनाने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डाइजोटाइजेशन। इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, डाइजोटाइजेशन। तो कई बार क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, तो आप याद रखेंगे कैसे बनाएंगे डायजोनियम सॉल्ट, कि जब हम लोग अगर 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन लें जैसे कि एनिलीन, तो एनिलीन का रिएक्शन नाइट्रस एसिड यानी कि HNO2, आपको ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए याद रखना कि HNO2 का रिएक्शन करा दो डायजोनियम एनिलीन से, तो क्या बन जाएगा, डायजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अगर आप रिएक्शन देखें तो रिएक्शन कुछ ये होता है कि आपके पास ये एनिलीन है जिसमें डाल दिया HNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो क्या होगा यहाँ से कि यहाँ जुड़ जाएगा N2 प्लस Cl माइनस। तो Cl माइनस है तो क्या हो गया, क्लोराइड। X माइनस लिखते हैं तो लिखते हैं बेंजीन डायजोनियम हैलाइड। आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये बनाना है हम लोगों को। और ये कैसे बनता है, तो सिंपल रिएक्शन याद रखेंगे, ये बहुत बार पूछा है कि अगर हम लोग क्या डाल दें, HNO2 डाल दें, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, N2 प्लस Cl माइनस आ जाएगा इस NH2 के बदले में। अब इसका मैकेनिज्म आपको इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेस इम्पॉर्टेंट है बहुत, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको मैकेनिज्म पता रहे, तो आपको ये समझ में आ जाए कि यहाँ से यहाँ आखिर बन कैसे गया। वैसे आपको रिएक्शन याद रहे कि कैसे बनाते हैं, एनिलीन में HNO2 डालते हैं तो क्या बन जाता है, डायजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन बन जाता है। इतना याद रहे काफ़ी है। चलिए मैकेनिज्म देख लेते हैं फटाफट। मैकेनिज्म देखने के लिए हम लोगों को सबसे पहले चाहिए यहाँ पर फिर से इलेक्ट्रोफाइल, और इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा इस HNO2 में H+ के प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहे हैं। H+ के प्रेजेंस में, वैसे भी ये एसिड है इसके पास H+ खुद रहेगा ही रहेगा, वैसे हम लोगों ने और भी डाल रखा है, तो क्या होगा, बन जाएगा NO+, और ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। और साथ में क्या निकलेगा, H2O। अब ऐसा कैसे हो गया, इसको थोड़ा और डीप में जाके समझते हैं। तो HNO2 का डायग्राम बनाया कैसे कि सेंट्रल एटम कौन है, नाइट्रोजन, तो बना लिया नाइट्रोजन, फिर उस पर बना दिया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का टोपी, फिर क्या है, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन बच गया HNO2 में, तो कितने OH बना सकते हैं, एक। तो स्ट्रक्चर बन गया इस तरीके से कुछ कि इसका स्ट्रक्चर हो गया N डबल बॉन्ड OH। ऑक्सी एसिड्स के स्ट्रक्चर का ट्रिक मैंने बताए हैं क्लास में, आई होप आपको याद होगा। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोगों ने क्या बनाया, नाइट्रिक एसिड का यहाँ स्ट्रक्चर बना लिया। अब H+ है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो दान कौन करेगा, ऑक्सीजन। दान करेगा तो क्या आएगा, ऑक्सीजन पे चार्ज, पॉजिटिव चार्ज,
और यहाँ से आसानी से कौन निकल जाएगा, H2O। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस पे ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा और पानी निकल जाएगा। मैंने बताया कि अगर कभी भी आपको H2O+ दिखता है तो आसानी से वहाँ से क्या निकाल सकते हैं आप, पानी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से क्या निकल गया, वाटर। और चूंकि इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से दूर गए थे तो नाइट्रोजन पे चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव। तो फॉर्मेशन किसका हो गया, NO+ का। हुआ क्या बस कि HNO2 में H+ डाला तो पानी बाहर निकला, तो बचा क्या, सिर्फ बचा आपके पास एक N एक O और नाइट्रोजन पे चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव। तो यहाँ से आपका इलेक्ट्रोफाइल तैयार। अब ये कैसा है, इलेक्ट्रोफाइल। और ये NH2 जो है इसके पास लोन पेयर है, ये कैसा है, न्यूक्लियोफाइल। तो अब क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसके पास है, तो ये क्या करेगा, दान करेगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन दान करेगा, यहाँ पर ये R लिखा है, यहाँ पे बेंजीन बड़ा सा बनता है इसलिए छोटा सा R लिख दिया मैंने उसके बदले में। तो यहाँ पर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। तो बताइए नाइट्रोजन ने यहाँ पर अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो इस पर चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव। कितने हाइड्रोजन थे, 2, तो 2 मैंने लिख रखे हैं। और क्या था, इससे जुड़ा कौन, N+O। N का प्लस तो खत्म हो गया क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन मिल गए, तो क्या लिखा हुआ है, N+O। आई होप आप समझ रहे हो। अब क्या हुआ कि यहाँ जो ये प्लस चार्ज है इसको स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ से किसको निकाल देगा, H को, H+ के फॉर्म में। तो क्या होगा, इसका जो पॉजिटिव चार्ज था ये ख़त्म हो जाएगा। तो इसके ऊपर देखिए अब कोई भी चार्ज नहीं है और यहाँ से H+ निकला, यहाँ से कौन निकल गया, H+ निकल गया। तो इसके पास कितने H बचे, 1। अब यहाँ पर क्या है कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो डेल्टा नेगेटिव, और नाइट्रोजन कैसा होगा, डेल्टा पॉजिटिव। तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन चाहिए तो कौन देगा, उसके बगल वाला, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है। ये जैसे ही इसको डोनेट करेगा तो क्या होगा, ये पाई बॉन्ड टूटेगा क्योंकि नाइट्रोजन तो 3 ही बना रहा है बॉन्ड। तो क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन पे चार्ज कैसा आ जाएगा, नेगेटिव, और ये इन दोनों के बीच क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। लेकिन नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है तो इस पे चार्ज फिर से कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। मतलब कुछ ऐसा बनेगा, RN सिंगल बॉन्ड H पॉजिटिव, डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, ऐसा कुछ। अब O नेगेटिव पे कौन जुड़ जाएगा, H+ जो बचा हुआ था आपके पास, जो यहाँ से निकला था। तो यहाँ क्या हो जाएगा, OH। और इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए यहाँ से ये फिर से किसको निकाल देगा, H को। जब तक H रहता है नाइट्रोजन डोनेट करता रहता है और लात मार के हाइड्रोजन को निकालते रहता है। आगे देखेंगे हम लोग रिएक्शन इसकी। अमोनोलाइसिस याद होगा आपको, अमोनोलाइसिस में बताया था मैंने इस तरह का रिएक्शन कि नाइट्रोजन डोनेट करते जाता है और लात मार के निकालते जाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, H यहाँ से निकल गया तो फिर से नाइट्रोजन पे चार्ज खत्म हो गया तो क्या बन गया, RN डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड O, और इस O पे कौन जुड़ गया है, H+। तो यहाँ से देखिए दिख रहा होगा आपको क्या बन गया, RN डबल बॉन्ड N, क्योंकि N के दोनों H एक एक करके निकल गए। और यहाँ क्या आ गया, OH। अब ये OH फिर से क्या करेगा, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है और H+ को इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट, क्योंकि मीडियम तो एसिडिक लिए रखा है हम लोगों ने, तो H+ तो भरा पड़ा है। तो क्या होगा, जैसे डोनेट करेगा फिर से सेम कंडीशन, क्या निकलेगा बताइए, बिल्कुल सही, क्या निकलेगा, यहाँ से पानी निकल जाएगा। और इलेक्ट्रॉन कौन लेके जा रहा है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन पे चार्ज खत्म हो जाएगा, लेकिन नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं तो नाइट्रोजन पे चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। तो देखिए नाइट्रोजन पे चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव। अब नाइट्रोजन पे चार्ज पॉजिटिव आ गया तो इलेक्ट्रॉन फिर से चाहिए, और इलेक्ट्रॉन है किसके पास, उसके बगल वाले नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है। वो क्या करेगा, फिर डोनेट करेगा, और जैसे ही डोनेट करेगा इस पे चार्ज कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। लेकिन इस बार इसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है जिसको वो निकाल कर अपनी स्टेबिलिटी को बनाए रखे, तो वो किस फॉर्म में हो जाएगा, RN2 पॉजिटिव के फॉर्म में। और ये यहाँ से सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लेगा क्योंकि X नेगेटिव अभी भी अवेलेबल है। HX से हम लोगों ने सिर्फ H+ यूज़ किया है, X नेगेटिव नहीं यूज़ किया, अभी भी X नेगेटिव बाकी है। तो यहाँ से क्या होगा, RN2+ X नेगेटिव, मतलब डायजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ से क्या बन जाएगा, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट बन जाएगा। अगर आपको मैकेनिज्म रहता है दिमाग में तो अच्छी बात है, नहीं याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको डायरेक्ट रिएक्शन दिमाग में रखना है कि अगर हम लोगों को डायजोनियम सॉल्ट बनाना है तो एनिलीन का रिएक्शन हम लोग करवाते हैं, किससे, एनिलीन का रिएक्शन करवा देते हैं हम लोग HNO2 से इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो जो रिएक्शन मिलता है वो मिलता है डायजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। अब डायजोनियम तो बन गया, अब करना क्या है कि भाई N2+ निकालना है आराम से, और उसके बदले हैलाइड लगा देना है, Cl Br I F, और आपको क्या बन जाएगा, आपका रिएक्शन में हैलाइड जुड़ जाएगा बेंजीन पे। लेकिन क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन, क्लोरीन ब्रोमीन तो जोड़ सकते हैं आराम से,
लेकिन फ्लोरीन और आयोडीन तो जनरली पॉसिबल नहीं होता है, तो उसके लिए स्पेसिफिक रिएक्शन होता है। तो यहाँ भी क्या है, इसके लिए स्पेसिफिक रिएक्शन है। लेकिन आपको यहाँ पर दो रिएक्शन के नाम याद रखने पड़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर हम लोग डायजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन कराते हैं CuCl या CuBr और साथ में लेते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग हैलोजन एसिड, मतलब अगर क्लोरीन जोड़ना है तो CuCl के साथ HCl लेंगे, और अगर ब्रोमीन जोड़ना है बेंजीन में तो CuBr के साथ HBr लेंगे। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं सैंड मेयर रिएक्शन। क्या बोलते हैं? सैंड मेयर रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है कि सैंड मेयर रिएक्शन में क्या लेते हैं रिएजेंट। तो रिएजेंट क्या है? CuCl या CuBr उसके करस्पॉन्डिंग हैलोजन एसिड के साथ। करस्पॉन्डिंग मतलब जो चाहिए उसके हिसाब से एसिड ले लेंगे। HCl अगर क्लोरीन ले रहे हैं तो यहाँ भी क्लोरीन लेंगे HCl, अगर ब्रोमीन जोड़ना है तो यहाँ भी लेंगे HBr। आई होप आप समझ गए होंगे। जैसे डायसोनियम सॉल्ट है तो यहाँ से क्या हुआ कि ये निकल जाएगा आराम से, N2+ तो आराम से निकल जाएगा, और इसके बदले कौन आकर जुड़ जाएगा? Cl नेगेटिव। कौन जुड़ जाएगा? Cl नेगेटिव। तो क्लोरीनेशन होगी। अगर इसमें ब्रोमीन जोड़ना होता है तो यहाँ क्या लेते हैं? CuBr और साथ में क्या लेते हैं? HBr। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? सैंड मेयर रिएक्शन। लेकिन अगर CuCl और CuBr के बदले में, मतलब इंस्टेड ऑफ CuCl और CuBr के बदले में हम लोग कॉपर पाउडर यूज़ कर लें। क्या यूज़ कर लें? कॉपर पाउडर, मतलब कॉपर पाउडर प्लस HCl या फिर कॉपर पाउडर प्लस HBr। तो चेंज क्या हुआ? चेंज सिर्फ हुआ कि जहाँ CuCl ले रहे थे वहाँ कॉपर पाउडर लेंगे, जहाँ CuBr ले रहे थे वहाँ क्या लेंगे? कॉपर पाउडर। और जो बनाना है उसके अकॉर्डिंग हैलोजन एसिड। क्लोरीन जोड़ना है HCl, ब्रोमीन जोड़ना है HBr। तो क्या हो गया कि अगर हम लोग CuCl और CuBr के बदले कॉपर पाउडर का यूज़ करते हैं तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं गेटरमैन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? गेटरमैन रिएक्शन। इसका एक छोटा सा ट्रिक है याद रखने का, जैसा मैंने याद करवाता हूँ हमेशा, अगर आपको अच्छा लगे तो याद रख सकते हैं इस तरीके से कि गटर में क्या डालते हैं। गटर जो होता है, आई होप सबको पता होगा गटर क्या होता है। गटर बड़ा बदबू मारता है तो हम लोग उसमें पाउडर छिड़कते हैं। तो गटर में क्या डालते हैं? पाउडर। तो दिमाग में आएगा अच्छा गटर में पाउडर मतलब गेटरमैन रिएक्शन जो है उसमें पाउडर डालते हैं। कौन सा पाउडर? तो कॉपर पाउडर है यहाँ पर, कि अगर कॉपर पाउडर डाला तो गेटरमैन होगा। एक रिएक्शन तो याद रह गया ना। और दूसरा वाला बचा कौन? तो बचा सिर्फ एक, सैंड मेयर। तो कॉपर पाउडर डाला तो गेटरमैन रिएक्शन, और CuCl CuBr डाला तो सैंड मेयर रिएक्शन। आई होप आप समझ गए होंगे। वही तरीके से अगर आपको आयोडीन जोड़ना है बेंजीन में डायजोनियम्स को हटाकर, तो क्या करेंगे भाई? डायजोनियम से बड़ा अच्छा होता है कि ये पार्ट आराम से हट जाता है, इसके बदले कोई भी आप न्यूक्लियोफाइल लाओ और आराम से जोड़ दो। OH जोड़ना है इस पर ना तो वाटर डाल दो, आराम से OH जुड़ जाएगा, फिनॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग आगे देखेंगे कि डायजोनियम से हम लोग कुछ भी बना सकते हैं बड़ी आसानी से। तो यहाँ पर आयोडीन जोड़ना है तो क्या चाहिए होगा? आयोडीन। लेकिन ये तो नॉर्मल रिएक्शन नहीं है, रिवर्सिबल होता है आयोडीन जोड़ना। तो क्या होगा यहाँ पर कि भाई हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको पोटेशियम आयोडाइड लिया है और इसको क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं। तो क्या होगा? ये निकल जाएगा और इस पर कौन जुड़ जाएगा? आयोडीन जुड़ जाएगा। तो आपको याद क्या रखना है कि अगर आपको डायजोनियम से बनाना है आयोडोअरीन्स, आयोडोबेंजीन, तो क्या करेंगे हम लोग? क्या लेंगे? Ki और उसको करेंगे हीट। उसको क्या करेंगे? हीट करेंगे। तो क्या बन जाएगा? आयोडोअरीन्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। लास्ट जो रिएक्शन है ये आपके इस टॉपिक का जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, ये लास्ट रिएक्शन है इसका, कि अगर आपको फ्लोरीन जोड़ना है जो कि जनरली बहुत मुश्किल होता है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर लेते हैं HbF4 फ्लोरोबोरिक एसिड लेते हैं, जिसकी वजह से जो बनता है पहले वो बनता है फ्लोरोबोरेट। और ये कई बार क्वेश्चन आया है कि ये क्या बनता है ये, तो इसको हम क्या बोलते हैं? फ्लोरोबोरेट। कई बार आपको स्ट्रक्चर बना के दे देता है तो आपको याद रखना है। याद रखने का तरीका मैं बताता हूँ कैसे हुआ कि यहाँ से Cl- निकल गया और ये HbF4- टूटा, तो क्या हो गया? H+ और BF4-, तो क्या हो गया? Cl- के बदले कौन जुड़ गया? BF4-, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लोरोबोरेट सॉल्ट बोलते हैं। अब क्या हुआ? इसको हीट किया और थर्मली डिकम्पोज किया तो क्या हुआ? ये N2+ तो बड़े मज़े से बाहर निकल जाएगा और ये BF4 साथ साथ निकल गया। तो अब बचा क्या आपके पास कि ये जो BF4- है ये BF4- ब्रेक करेगा हीट होने की वजह से, तो क्या बनाएगा? BF3 और प्लस F- में कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब क्या हुआ? ये BF3 प्लस F- में कन्वर्ट हो गया तो क्या हुआ? F- आपका कहाँ जाकर जुड़ जाएगा? यहाँ से तो N2 निकल गया, यहाँ से कौन निकल गया? यहाँ से निकल गया आपका N2, और इस BF4- से क्या मिला आपको? F-, तो ये F- न्यूक्लियोफाइल हो गया और ये जाकर जुड़ जाएगा बेंजीन पे, तो क्या बन जाएगा? फ्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। साथ में निकला कौन? N2, और BF4- से बचा कौन? BF3, तो क्या हो गया? आपके पास N2 और BF3 बच गया।
तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि भाई अगर हम लोग को फ्लोरिनेशन कराना है, मतलब फ्लोरीन जोड़ना है बेंजीन पे डायजोनियम सॉल्ट से, तो हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, HbF4 यानी कि फ्लोरोबोरिक एसिड लेना पड़ेगा, जिससे पहले बनेगा फ्लोरोबोरेट सॉल्ट एंड देन फ्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा उसको थर्मली डिकम्पोज यानी कि हीट करने पे। इतना ही प्रिपरेशन होता है आपको। अगर बेंजीन पे जोड़ना है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन और फ्लोरीन, तो आपको सिर्फ यही 2 रिएक्शन याद करने हैं। एक आप हेलोजिनेशन करा दो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और दूसरा आप क्या करो, डायजोनियम बनाओ, और डायजोनियम से क्या बना दो जी, डायजोनियम से बना दो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन। फटाक से रिकैप करते हैं। अगर आपको फ्लोरोबेंजीन बनाना है तो क्या डालेंगे, HbF4, जिसकी वजह से पहले बनेगा फ्लोरोबोरेट और फिर क्या बनेगा जी, फ्लोरोएरिन्स। अच्छा बताओ गटरमैन रिएक्शन क्या होता है, क्या यूज़ करेंगे हम लोग, गटर में क्या डालते हैं, हाँ क्या डालते हैं, कॉपर पाउडर प्लस HCl या कॉपर पाउडर प्लस HBr, रिएक्शन का नाम गटरमैन रिएक्शन। जबकि CuCl CuBr लेंगे तो क्या होगा, बोलिए, बिल्कुल सही, क्या होगा, सैंडमेयर रिएक्शन। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़। तब तक के लिए घर पे रहें, सेफ रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू।